नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीतोदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक में बात आज हम फिर करेंगे जम्मू कश्मीर की, कश्मीर घाटी जो एक बार फिर से दहली है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू के पुंछ जिले में सूरनकोट में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 370 के एब्रोगेशन के बाद, हालांकि ऐसी मुठभेड़ें निरंतर चल तो रही हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में जिस तरीके से हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, ये बीते 2 सालों में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ कही गई है। सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई आतंकियों के उस इलाके में, क्योंकि अभी भी छिपे होने के इनपुट्स हैं, इसीलिए सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। रविवार देर रात दरअसल सूरनकोट में आतंकियों के मौजूद होने का एक इनपुट सेना को मिला था, जिसके बाद से ही सेना की टुकड़ी ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। लेकिन घात लगाकर पहले से बैठे इन आतंकियों ने सेना के जवानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें एक जेसीओ और हमारे 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जरिए भी भारतीय सीमा में लगातार आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और इस बीच सेना भी लगातार एक्शन में नजर आने लग गई है। जहां एक तरफ आतंकियों के सफाया करने में वो लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों को अब ये विश्वास दिलाने की भी कोशिश कर रही है कि आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन ये विश्वास दिलाना अब शायद थोड़ा सा और मुश्किल भी होगा, क्योंकि बीते कुछ महीनों से जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटीज और साथ ही साथ सिविलियंस पर जैसे अभी अटैक हुए हैं, उसके बाद से ही इस विश्वास को एक बार फिर से बना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट सेना के साथ साथ सरकार को भी होगा, सरकार के लिए भी होगा। अब देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों पर हमला भी इन आतंकियों का टारगेट था। गौर हो कि सीमा पर संघर्ष विराम के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों की कोशिशें लगातार जारी है। अब शायद ऐसा लगता है कि शांत कश्मीर का वातावरण पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर ये साफ हो गया कि वहां पर आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो अभी कमजोर नहीं पड़ी हैं। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्याओं से लेकर सुरक्षा बलों पर ऐसे हमले और इन हमलों की घटनाएं ये बताने के लिए आज काफी हैं कि अभी वहां पर चुनौतियां बहुत गहरी हैं। आज हम स्ट्रेट टॉक में फिर इसी की बात करने वाले हैं। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। फिर दहली है कश्मीर घाटी। सिविलियंस के साथ साथ अब सेना पर भी इस तरीके के लगातार हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ देश भर में गुस्सा भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, जिन्होंने आतंकियों पर तीखा हमला बोला। कहा कि आम लोगों की हत्या करने वाले दहशतगर्दों का नरक में अभी इंतजार हो रहा है। उनका कहना है कि इस्लाम निर्दोष लोगों की हत्या की इजाजत नहीं देता। कट्टरपंथियों को ये बात समझनी चाहिए। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत करने की पैरवी भी की है और कहा है कि हिंसा को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि भारत और पाकिस्तान अब एक साथ एक मंच पर बैठें और आमने सामने बात कर शांति बहाली पर काम करें, और इसी से एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला भी कहते आए हैं कि बैठक हो और बातचीत हो। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और कहना है उनका कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तभी लगा था कि चीजें ठीक नहीं होंगी, हालात ज्यादा बिगड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर 2 टीचर्स की हत्या कर दी। इनमें एक स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के टीचर दीपक चांद शामिल थे। सुपिंदर सिख समुदाय से
तो दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे और इसके कुछ दिन पहले आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू और रेडी लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान को भी निशाना बनाया था। सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को 45 लाख मूल निवासी प्रमाण पत्र बांटे। इससे गैर मुस्लिम उत्साहित तो थे और यही आतंकियों की बौखलाहट की शायद एक वजह भी है। इसीलिए न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सिखों को भी निशाना बनाया गया ताकि इनमें दहशत फैले। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद एक दुक्का साल में एक भी हम देखते हैं कि हिंदू परिवार का विस्थापन नहीं हुआ। एक साल में एक भी हिंदू परिवार का विस्थापन नहीं हुआ। ये बात आतंकियों को लगातार शायद परेशान भी कर रही है। इसीलिए उन्होंने गैर मुस्लिमों पर हमले शुरू कर दिए। अब सुरक्षा बलों ने मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह मुठभेड़ों में 5 आतंकियों को मार गिराया। ये बदले की कार्रवाई आप कह सकते हैं। ये कार्रवाई 5 भारतीय जवानों की शहादत के बिल्कुल 36 घंटे के अंदर अंदर की गई। ये सभी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे और इनमें वो आतंकी भी शामिल था जिसने 5 अक्टूबर को श्रीनगर में रेडी लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी। आज स्ट्रेट टॉक में बात हम फिर दहले कश्मीर की कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार अब ये जो आतंकी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, मुठभेड़ें शुरू हो चुकी हैं, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं सरकार के साथ। अब सेना के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि मौसम अब बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ यानी कि सर्दियों में इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत इजी हो जाती है। सो ये सेना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज इन चैलेंजेस के साथ साथ हम 370 के निरस्त होने के बाद की स्थिति की बात करेंगे और खासकर आतंकवाद की बात करेंगे। जिन सवालों को आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से लेकर आए हैं वो हम आपके सामने पहले रखेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि आप और हम मिलकर चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए सवालों पर नजर डालते हैं। फिर दहले कश्मीर की बातों में बात जब हम कर रहे हैं उसका पहला सवाल यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आखिर आतंकवाद क्यों नहीं रुका? इसकी सबसे बड़ी मूल वजह क्या कही जा सकती है? क्या हम कहें कि सरकार का जो एक क्लेम रहा है अब तक आतंकवाद के खात्मे को लेकर, वो क्लेम अभी वो क्लेम जो है वो अभी झूठा साबित होता हुआ नजर आता है? जम्मू कश्मीर में 5 जवानों की शहादत के लिए मोदी सरकार आखिर कितनी जिम्मेवार है? जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के जो झूठे दावे हैं, जो दावे भी हैं, उनका क्या ये ताज़ा हालात अब जवाब दे रहे हैं? कश्मीर में शांति के लिए भारत पाकिस्तान को क्या साथ बैठना चाहिए? जिस तरीके की बात यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कही है, इससे पहले तमाम जो नेता हैं रीजनल पार्टीज़ के, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के, उनका यही मानना रहा है कि बातचीत शुरू करनी ही चाहिए। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि एक पूर्ण निदान की जब हम बात करते हैं, खासकर हम भारत पर में फैले आतंकवाद की, तो इसके लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है? कश्मीर पर भारत सरकार क्या आपको लगता है कि सही काम इस वक्त कर रही है? 370 के एब्रोगेशन के बाद का जिस ट्रैक पर सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्या सही ट्रैक पर है? क्या सही कदम उठा रही है आतंकवाद को लेकर? जम्मू कश्मीर में इस आतंकवाद की समस्या का आखिर पूर्ण निदान हम क्या कह सकते हैं? क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? इन सब सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर अपना ओपिनियन, अपने व्यूज या इसके इतर अपनी जो भी बात आप आज के इस विषय पर रखना चाहें तो आप हमें कॉल कर रख सकते हैं। फिर दहले कश्मीर घाटी की बात आज हम लगातार कर रहे हैं, उस आतंकवाद की कर रहे हैं जिसके तहत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सिविलियंस, अल्पसंख्यक, सिख समुदाय से हों, कश्मीरी पंडित हों, उनकी हत्याएं लगातार और उसके साथ साथ सेना पर हमले जो पहले भी जारी थे, लेकिन 5 जवानों की एक साथ शहादत होना ये एक सबसे बड़ा देश का नुकसान है, हमारे इंडियन आर्मी का नुकसान है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। स्ट्रेट टॉक फिर दहले जम्मू कश्मीर की बात आज लगातार, और विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो जारी कोशिशें हैं जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं, देश की ओर से, सरकार की ओर से, सेना की ओर से,
तब भी आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमलों को अंजाम दे दिया जाता है। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच ये एक धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर में अब भी आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो कायम हैं। जम्मू कश्मीर अब भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की ये जो घटनाएं हैं ये हमें और आपको बताते हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अब भी कायम है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की जो राह है वो इतनी आसान भी नहीं रह गई है, क्योंकि राज्य में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी अब बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश की है। और ये वजह भी है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी जो राहें हैं वो मुश्किल जरूर हुई हैं। स्वाभाविक ही है कि आतंकियों के अंदर इसे लेकर एक हताशा जरूर पैदा हुई है और इसीलिए वो सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से अब बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंक रोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है। हाल ही के कुछ साल में, एक साल के भीतर भीतर हम देखते हैं कि ऑपरेशन क्लीन जो सेना की ओर से शुरू किया गया, ये आतंकरोधी जो अभियान है इनकी रफ्तार लगातार तेज ही की जाने लगी है। तब कुछ समय तक के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत भी दिखाई देने लगती हैं, मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर ये आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करने लगते हैं। और अब हालात जम्मू कश्मीर के फिर वैसे ही हैं, जब ये अपनी एग्जिस्टेंस शो करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत हमें हाल ही की ये जो कुछ घटनाएं हैं सामने देखने को मिली हैं। फिर चाहे वो कश्मीरी पंडितों पर हमला हो, फिर चाहे वो सिख कम्युनिटी पर हो, फिर चाहे वो वहां के सिविलियंस पर हो और फिर अब चाहे वो सेना पर ही क्यों ना हो। दरअसल इस जटिल समस्या, ये जो आतंकवाद की आज हम समस्या की बात कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, इस जटिल समस्या के जो जड़ें हैं वो सीमा पार से ही ऑपरेट की गई एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। और भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी एक्टिविटीज संचालित करते हैं और इसके लिए आए दिन पाकिस्तान को बेहद असुविधाजनक सिचुएशन से गुजरना भी पड़ता है। और इसके बावजूद वो इन हमलों पर कोई सख्त या फिर कहें कोई ठोस नतीजा देने वाले कदम उठाने से बचता ही नजर आता है। खासतौर पर हम देखते हैं कि अब अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान अब एक डबल गेम खेलना शुरू कर चुका है। और ये बेवजह भी बिल्कुल नहीं है कि संगठित तौर पर शेयर मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते कश्मीर में हर कुछ रोज में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। यानी ये एक तरीके से साफ है कि जब तक घाटी में सक्रिय आतंकियों के तार उनके मूल सोर्सेज से नहीं काटे जाएंगे, तब तक उन पर पूरी तरह काबू पाना या उन्हें खत्म करना शायद अभी संभव नहीं है। लेकिन हम सुनना चाहेंगे आपके विचार, आपके व्यूज कि आप इस समस्या के पूर्ण निदान, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूर्ण निदान को लेकर क्या सोचते हैं। आपके अपने पर्सनल व्यूज क्या हैं, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन जहां तक सवाल एक बार फिर से आम लोगों के साथ भी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उठाए जाने लगे हैं कि अब घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, रेदर देन के दूसरे देशों के साथ जो हमारे क्लैशेस हैं वो बढ़ें और उसका खामियाजा हमारी कंट्री को भी भुगतना पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए एक बातचीत ही रास्ता है जिसके जरिए चीजों को सुलझाया जा सकता है। और आतंकवाद जैसी ये जो मूल समस्या है ये तो बहुत पुरानी है। जम्मू कश्मीर में जब हम इन आतंकवादी हमलों की बात करते हैं, सेना पर किए गए अटैक्स की बात करते हैं, तो उसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। सो ऐसे में इसके पूर्ण निदान के लिए सबसे पहले बातचीत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसको शुरू करना अब ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपके व्यूज क्या है पाकिस्तान से बातचीत? क्योंकि देखिए जहां तक बात कश्मीर की है तो कश्मीर को देखिए भारत ने हमेशा से अपना इंटरनल मैटर समझा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को लेकर वो बार बार ये कह चुका है कि हमारा इंटरनल मैटर है, इसलिए
कोई भी इसमें अपनी मीडिएशन नहीं कर सकता है, कोई भी इसमें अपनी मध्यस्थता नहीं कर सकता है। सो पाकिस्तान जो है वो इसे हर मंच पर उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और ऐसा उसने अब हाल ही के कुछ वक्त में भी किया है। लेकिन उसके बाद भी देखिए लगातार ये बातें कही जाती हैं कि आतंकवाद पर काबू पाना है, यदि थोड़ा बहुत भी काबू पाना है तो उसके लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी जरूरी है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि खुद पाकिस्तान भी आतंकवाद जैसी समस्या से ग्रस्त है। जब वो अपने यहां पर इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपनी आर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसके नक्शे कदम पर ही क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सरकार जो होती है वो सिर्फ एक ऑर्डर करती है, लेकिन वहां की जो अपनी आर्मी है उसके अपने ऑर्डर्स होते हैं और अपने तरीके से चलती है। सो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। सो दैट इज वाई यहां पर जब खुद एक जो देश जो ऑलरेडी इस समस्या से ग्रस्त है और अपने यहां चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, सो बातचीत के जरिए भी वो किसी दूसरे देश में इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी हम आपके व्यूज इस पर जरूर सुनना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब लगातार अब बातचीत की पहल करने की बात कही जा रही है, सो आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाल ही के कुछ वक्त में जो घटनाएं हुई हैं, सिविलियन से लेकर वहां के अल्पसंख्यकों पर हमला और उसके बाद अब जो सेना के साथ मुठभेड़ हुई है, लेकिन ऐसी मुठभेड़ में जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसके लिए सरकार के क्लेम अभी तक जो रहे हैं जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के, इस घटना के बाद उन्हें और उनके दावों को हम कितना जिम्मेवार इसके लिए माने। देखिए, आतंकवाद पर एक्शन भारत को महंगा पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ चले एक ऑपरेशन में एक जेसीओ सहित 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। सो दिल दहलाने वाली इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया है जब आतंकियों की खोजबीन के सिलसिले में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। पहले से ही यहां पर घात लगाए बैठे ये आतंकी जो 3 से 4 महीने पहले ही यहां घूम फिर रहे थे, रेकी कर रहे थे इलाकों की। सो घात लगाकर बैठे इन आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर हमला किया और इससे पहले कि सैनिक कुछ भी समझ पाते, ये अनहोनी हो गई। सो घटना को भारतीय सेना ने भी काफी गंभीरता से अब लिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए अब मौके पर भेजा है। और घटना से जहां देश का आम आदमी भी एक बार फिर से स्तब्ध है, तो वहीं मामले ने एक बार फिर से विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी को भी लाशों पर राजनीति करने का मौका दे दिया। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। सरकार के इशारे भी देखिए अब तक साफ है और कहा यही गया है कि शहीदों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी और इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बात आतंकियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत और सैनिकों की मौत की है। सो बताते चलें कि घटना की पुष्टि स्वयं सेना की तरफ से हुई। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान से आए ये आतंकवादी जिन्होंने पुंछ के सूरनकोट इलाके में घात लगाई और फिर अटैक किया, ये हमला उस वक्त हुआ जब सैनिक पुंछ के चमरेर इलाके के जंगलों में आतंकियों को खोजने के मकसद से ही तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान सैनिकों पर भारी फायरिंग होने लगी और इसमें जेसीओ और 4 सैनिकों को हमने खो दिया। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। हमलावर आतंकियों के 4 से 5 होने की आशंका है और सेना के अनुसार उग्रवादियों ने तलाशी दलों पर भारी गोलाबारी की है, जिससे जेसीओ और 4 अन्य रैंक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी जवानों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सेना ने जो आधिकारिक बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल जेसीओ और 4 जवानों को निकटतम चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत वहां हो गई। ऑपरेशन अब भी जारी है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को सूरनकोट उपखंड में जंगलों में घुसपैठ की कोशिश का संदेह पहले से भी था और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के पास नियंत्रण रेखा के पार से घुसने में कामयाब होने के बाद चमरेर जंगल में भारी हथियार से लैस ये आतंकवादी जिनके एक समूह की मौजूदगी की खबर आई और सेना ने इन्हीं खबरों को एक बेस बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया और दुर्घटना घटी, जिससे हमारी इंडियन आर्मी को नुकसान हुआ। हमारे 5 सैनिक हलाक हो गए। एलओसी से सटे पुंछ और राजौरी जिलों की सीमा पर मुठभेड़ में 5 सैनिकों की शहादत,
जम्मू संभाग में कोई पहली नहीं है, बल्कि आतंकवाद की शुरुआत के साथ ही जम्मू संभाग भी कभी भी आतंकी हमलों और सैनिकों की शहादत से अछूता नहीं रहा। जब हम आधिकारिक आंकड़ों पर जाते हैं तो वो आंकड़े हमें बताते हैं कि सेना के जवानों को बड़े पैमाने पर सबसे पहले जम्मू संभाग में 14 मई 2002 को निशाना बनाया गया, जब आतंकियों ने कालूचक गैरिसन में सेना के फैमिली क्वार्टर्स में घुसकर कत्लेआम मचाते हुए कितने ही जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद तो जम्मू संभाग कई ऐसे आतंकी हमलों का गवाह बनने लगा, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और अफसर शहीद हो गए। पहली घटना के करीब 13 महीनों के उपरांत ही आतंकियों ने 28 जून 2003 को जम्मू के सुजवा में स्थित सेना की ब्रिगेड पर हमला बोला तो 15 जवान शहीद हुए। इतना जरूर था कि आतंकियों ने इस हमले के 15 सालों के बाद फिर से सुजवा पर 10 फरवरी 2018 को हमला बोलकर 10 जवानों को मार डाला। हमले और शहादतें यही नहीं रुकी। साल 2003 में ही 22 जुलाई को जम्मू के अखनूर में भी आतंकियों ने एक और सैनिक ठिकाने पर हमला किया तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत कुछ सैनिकों को शहादत देनी पड़ गई। ये सिलसिला बढ़ता गया और आतंकी हमले होते रहे, जवान शहीद होते गए। इतना जरूर था कि अखनूर में साल 2003 में हुए हमलों के उपरांत करीब 10 सालों तक जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था और इन 5 जवानों की शहादत भी ये एक बड़ा हमला है। इसीलिए फिर दहले जम्मू कश्मीर की बात आज हम लगातार जब कर रहे हैं तो फिर बात आतंकवाद पर आकर टिक जाती है। बहुत से पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं। आतंकी गतिविधियों का एक बार फिर से एक्टिव होना, उनकी इन्फिल्ट्रेशन, बदलते मौसम के साथ सेना की चुनौतियां और सरकार की भी चुनौतियां। अपने व्यूज आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप भी इस पर अपनी भागीदारी जरूर देंगे। अपने व्यूज, अपने थॉट हमारे साथ आज के इस विषय पर जरूर शेयर करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और लगातार हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात कर रहे हैं और ऐसी मुठभेड़ों की बात कर रहे हैं जिसमें सेना को अब तक जो नुकसान हुआ है और उसके बाद अब हाल ही की जो घटनाएं हैं वो क्या कहती हैं, क्या इशारा करती हैं। क्योंकि अब फिर से घुसपैठ की फिराक में है लगातार आतंकी। मंसूबे उनके अलग हैं और अटैक करने का जो उनका एक कहें तरीका है वो बदला है। जैसे हमने अभी पिछले हफ्ते ही बात की थी सिविलियंस पर अटैक होने की, तो हमने बात की थी कि एक पिस्टल शूटिंग का भी इस्तेमाल शुरू होने लगा है। तो ट्रेंड जो है वो इनका बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल अब हम जब सेना और आतंकवादियों के बीच की इस मुठभेड़ की बात लगातार कर रहे हैं, सो अब चुनौतियां जो है वो अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में ये जो लगातार आतंकी बैठे हैं, इसके तहत अब चुनौतियां भरे हॉट विंटर की जो आशंका है वो अब बढ़ गई है। इन सब पर कुछ विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है, जिसपे उनका सीधे तौर पर मानना है कि सुरक्षा बलों के लिए अब हर दिन चुनौती बन चुका है। ये सिर्फ कहना इजी है कि अब उनके लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। हम तो यही कहेंगे कि सही मायनों में इन सुरक्षा बलों के लिए जो ऑपरेशन क्लीन में लगातार लगे रहते हैं, जब सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, तो उनके लिए तो हर एक जो कहें पल है, हर एक सेकंड जो है वो एक चुनौती वाला रहता है। जब हम इस बदलते मौसम की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियां बढ़ने और साथ ही साथ अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं और अब आगे बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का यहां पर मानना है कि पुंछ में ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर राजौरी पुंछ में 4-5 घटनाएं हुई हैं। पिछले महीने में भी एक घटना हुई, गुलपुर में बड़ी फायरिंग हुई थी और अब की ये जो मुठभेड़ है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि आतंकियों की तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है। सो माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये मुठभेड़ें चली हैं, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ये आतंकी अब बेहतर प्रशिक्षित हैं। सुरक्षा बलों को यहां से तलाशी में अभी बड़ी संख्या में हथियार, नकद, आतंकियों के कपड़े, राशन पानी जैसे कुछ अहम सबूत भी मिल सकते हैं, क्योंकि आतंकी संगठन अपनी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों को डरा धमका कर उनकी मदद लेते हैं।
चमरेर जंगलों की बात करें जहां पर ये घटना घटी सूरनकोट में, यहां पर डेरे की जो कुछ गलियां हैं यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था और ये पुरानी मुगल सड़कों का इलाका रहा है और यहां पर अभी और आतंकी छिपे हैं। ये सारी की सारी जो घुसपैठ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हो रही है और सर्दियों का मौसम क्योंकि शुरू हो रहा है तो ऐसे में घुसपैठ जो है अब वो बढ़ने लगेगी। आतंकी पीर पंजाल की घाटी की तरफ भी आ सकते हैं और इस तरह की घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी आतंकी संस्थाओं का हाथ होता है। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने से भी पाकिस्तान को और शह मिल गई है और इसीलिए वो ज्यादा कूद भी रहा है। इसीलिए इस बात की पूरी आशंका है कि इस महीने और आगे घटनाएं, ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पीओके में कई आतंकी कैंप जो फिर से अब एक्टिव हो चुके हैं। जब इस तरह से आतंकी एक्टिव हो रहे हैं तो सरकार को बिना देर किए भी इन आतंकी कैंपों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि ये कैंप चलते रहे तो फिर निश्चित तौर पर नुकसान हमें ही होगा और हमारी सेना को ही होगा। कंट्रोल पर सर्दी बढ़ते ही क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुनौती दोगुनी हो गई है। अब एक ट्रेंड देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वैसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के लिए जो चुनौतियां हैं वो हर साल बढ़ ही जाती हैं, खासतौर पर अक्टूबर में, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की तरफ से आतंकी संगठन सीजफायर तोड़कर अपने लोगों की घुसपैठ करवाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। भारतीय सेना हर बार आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए कई लेवल की सिक्योरिटीज सेट तैयार रखती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आने की फिराक में रहते ही हैं। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि ये घुसपैठ कभी रुकी ही नहीं है। अभी हाल ही की जो घटनाएं हैं उसमें भी घुसपैठ की ही एक कोशिश कही जा सकती है। यहाँ पर सुरक्षा विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के कुछ पूर्व प्रमुख हैं जिन्होंने हाल ही की घटनाओं पर अपनी राय रखी और उनका ये मानना है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण भी है। कारण ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को अब लगता है कि जब तालिबान को जीत मिल सकती है तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के करीब 10,000 आतंकवादी तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे और अब वो अफगानिस्तान से फ्री हो गए हैं और उनके हाथ अमेरिका के आधुनिक हथियार पे लग गए हैं और इसीलिए वो अब हिंदुस्तान की तरफ आने लग गए हैं। उनके मुताबिक पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इन सर्दियों में इस तरह की घटनाएं अब और बढ़ेंगी। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश अफगानिस्तान से आए इन 10,000 आतंकियों को बर्फबारी से पहले भारत में घुसपैठ कराने की ही होगी। वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवादी घटनाएं और बढ़ेंगी और ये हॉट विंटर होगा जिसमें ड्रोन से भी हमले होंगे और साथ ही केरल में स्लीपर सेल को भी लेकर अब एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि अभी आतंकी ज्यादा प्रशिक्षित हैं और अब टेक्निक्स का सहारा ले रहे हैं। सो जब आतंकी जम्मू कश्मीर में ऐसी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं, ऐसे घुसपैठ की कोशिश करते हैं, सो उसके साथ तनाव भी बढ़ जाता है। फिलहाल आगे यही देखना होगा कि अभी कुछ समय से सीजफायर के बाद जो शांति बनी हुई थी तो क्या ये जो तनाव है वो अब फिर बढ़ेगा। माना जाता है कि केवल आर्टिकल 370 हटाना ही काफी नहीं था या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वही है अभी भी और सीमा भी वही है। सीमा पार आतंकी संगठन भी वही है। जो पहले हो रहा था वो अब भी हो रहा है। पहले भी चुनौतियां कम नहीं थी, चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। सरकार को न्यू कश्मीर के लिए जल्दी ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है। माना जाता है कि निश्चित तौर पर सीमा पार से अब सीज फायर का उल्लंघन होगा और पाकिस्तान कवरिंग फायर देने की कोशिश करेगा। इसीलिए भारत को अब अपनी रणनीति नए तरीके से तैयार करनी होगी क्योंकि उसकी चुनौतियां अब आगे बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसके बदलने का आज एक डर बना हुआ है।
इन घटनाओं के बाद लगातार सुरक्षा विशेषज्ञों के अपने व्यूज आए और उनका साफ तौर पर मानना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले इस आर्टिकल 370 को हटने के बाद से गैर कश्मीरियों के लिए भी वहां जाना और जमीन खरीदना आसान हुआ। और इससे भी पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि कश्मीर घाटी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो बदल जाएगी और यहाँ पर मुस्लिम आबादी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इस वजह से 1990 से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार शुरू हुआ था, कश्मीरी पंडितों का पलायन करना पड़ा और यही कारण भी है कि आज भी कश्मीर पंडितों में आतंक पैदा करने के लिए आतंकी फिर से एक्टिव हुए हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, आतंकियों को टारगेट किलिंग के निर्देश दिए गए हैं और इसे हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि समाज में घुल मिलकर हमले करना, हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहते हैं, इसकी घटनाएं जो हैं वो अब बढ़ सकती हैं। शायद अभी हाल ही की जो घटनाएं हुई हैं वो इसकी शुरुआत कही जा सकती है। कश्मीरी पंडितों और सिखों के बीच आतंक पैदा करने और दरार डालने के लिए ऐसा किया जाता है। यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए अब सैन्य बलों की सक्रियता के साथ साथ कश्मीरी पंडितों के लिए एक विलेज डिफेंस कमेटी बनानी होगी और साथ ही सरकार को मदरसों पर भी नजर रखने और कश्मीरी पंडितों को भरोसे में लेने की आज जरूरत है। लेकिन जरूरत हमें आपके व्यूज की भी है, आपके थॉट्स की भी है। सो जल्दी से कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ जरूर आप साझा कीजिएगा कि आप हाल ही की घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं। 370 के हटने के बाद भी आतंकवाद, क्योंकि अब देखिए आतंकवाद जैसी एक इस मूल समस्या जो पूरी दुनिया से इस वक्त ग्रसित है, लेकिन जब हम लगातार जम्मू कश्मीर में होती इन घटनाओं की बात करते हैं सो इसका इतिहास एक लंबा चौड़ा रहा है। उस बैकग्राउंड के तहत क्योंकि अब माना गया है कि 370 की निरस्ता के बाद बदलाव आएगा, बदलाव आया भी, लेकिन एक निश्चित समय की शांति के बाद अब फिर से आतंकवादियों की ये जो सक्रियता है वो अब बढ़ गई है। अब वो सिविलियंस को भी टारगेट करने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों को उन्होंने निशाना बनाया, टीचर्स को निशाना बनाया, वो टीचर्स जो सिख भी थे और कश्मीरी पंडित भी। सो ऐसे में अब उनका जो टारगेट है वो बदला है, टारगेट किलिंग उनकी बदली है और सेना के साथ मुठभेड़ जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है वो मुठभेड़ें भी चल रही हैं। सो 370 की एब्रोगेशन के बाद भी आतंकवाद अभी तक रुका नहीं है। हालांकि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर भारत को भी तय करना है, जम्मू कश्मीर की सेना को करना है, हमारी भारतीय सेना को करना है। लेकिन फिर भी ये जो ताज़ा घटनाएं हैं इसका संकेत क्या है, इसके क्या मायने हैं, हम आपके इस पर व्यूज सुनना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम व्यूज आपके इस पर भी सुनना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान जिन दोनों देशों के बीच में अभी एक फासला जो है वो बहुत बढ़ चुका है। हालांकि 370 की निरस्ता के बाद ये जो फासला है वो और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन अब आतंकवाद यहाँ पर जिस तरीके से फिर से पैर पसारने लगा है और ये टारगेट जो किलिंग्स हैं वो अब और ज्यादा बढ़ने लग गई हैं, उसके तहत क्या आपको भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक लेवल की बैठक होनी चाहिए, एक बायलैटरल जो टॉक है वो होनी जरूरी है? आपके इस पर अपने क्या विचार हैं? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसी समस्या के पूर्ण निदान पर भी आपके क्या विचार हैं? आप उस पर भी अपने विचार हमारे साथ रखिएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। फिलहाल पिछले दिनों कुछ घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में हुई हैं, कुछ नापाक और घोर मानवीय आतंकवादी वारदातों में जिस तरीके से हिंदू सिख समुदाय के लोगों की भी हत्या की गई, उसके बाद से ही लगभग पूरे देश में ये चर्चा और चिंता बन गई कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 जैसे हालात बने हैं और ये हत्याएं भी उसकी आहट हैं, क्योंकि प्रारंभिक संकेत तो यही कहते हैं। वहां के हिंदुओं सिखों में भय फैलाने के इन षड्यंत्रकारी संकेतों को सरकार भी बखूबी अब समझ रही होगी, क्योंकि वो जानती है कि कश्मीर समस्या को भयावह बनाने के षड्यंत्र में अपना पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में आई आतंकवादी सत्ता और भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन भी अपनी बड़ी भूमिका निभाने को एक्टिव हो चुका है। इस पूरी सिचुएशन की वास्तविकता को
सरकार भलीभांति जानती है और संकटों के आने से पहले उसका पूर्वानुमान कर सुरक्षित भविष्य की ठोस तैयारी करने में वो भले ही अभी असफल रही हो, पर संकट आने के बाद उसने त्वरित कुछ कार्रवाइयां भी की हैं। व्यापक चिंतन मंथन किया गया है और जारी भी है, पर क्या सरकार अपने मंथन और की जा रही इन कार्रवाइयों से वहां शांति, वहां सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाने में सफल होगी? ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, क्योंकि यही काम तो करना था। 370 की निरस्ता के बाद, एब्रोगेशन के बाद यही तो काम करना था कि वहां पर शांति बहाली हो, वहां पर सुरक्षा का माहौल लोगों को मिले, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक विश्वास का माहौल भी पनपे। कहीं ना कहीं इन सब सवालों का जो जवाब है भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है और संदिग्ध भी है। सरकार को अब वहां पर बिना देर के उस स्तर पर जाकर शायद तेज गति से एक पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाना जरूरी है। पूर्ण सुरक्षा के संभावित हर काम को सक्सेसफुली अंजाम में बदलने की जरूरत है, जो वो संभवतः सिचुएशन के कंट्रोल से बाहर जाने और बड़े नुकसान के बाहर करने को विवश होगी। ये जरूरी काम क्या है और क्या हो सकते हैं, ये बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की आज जरूरत बन गई है। हालांकि सटीक चिंतन और एक पॉलिसी बनाने का ये काम और उनसे जुड़े तमाम बड़े छोटे नियम कानून बनाने और उन्हें जमीन पर सक्सेसफुली उतारने की जिम्मेदारी कश्मीर के साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और राजनेताओं के साथ पूरे के पूरे एक सरकारी तंत्र की भी है। पर एक आम नागरिक की समझ से कश्मीर में जो सबसे जरूरी कुछ काम दिखाई देते हैं वो है आतंकवाद के समूल नाश और सुरक्षा और खुफिया तंत्र के बहुआयामी विकास के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार। ये देखिए, ये आर्टिकल 370 ये 1949 में आई बिलीव was signed to keep the Kashmir area within the Indian territory. जी। अब उसके बाद कुछ वक्त आता है कि महाराजों के प्राइवेट पर्सेस भी हमने खत्म कर दिया, जो कि ठीक बात थी क्योंकि इंडिविजुअल महाराजा का मामला था। किसी को आपत्ति नहीं, कोई शोर शराबे नहीं हुआ। महाराजे जो हैं अय्याशी में पड़ गए थे और उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, वो कुछ कर भी नहीं पाए। अब 370 जो है ये इसका हटाना वहां तक तो जायज है, जब क्योंकि बीजेपी का एक इलेक्शन आइटम था, ये मुद्दा था कि साहब हम पावर में आएंगे तो हम 370 हटाएंगे। अब उसने तो हटा दिया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हटा तो आप देंगे क्योंकि आप ब्रूट मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये आपने बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के नाम तो हर जगह में बदनाम उनको करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कि पाकिस्तान अगर ये टेररिज्म की गतिविधियों को खत्म नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है। पाकिस्तान अगर टेररिज्म की गतिविधियों को कहता है कि हम बंद करते हैं, तो वो एडमिट करते हैं कि हम कर रहे थे, तो वो कबूल कभी नहीं करेंगे और कभी मानेंगे भी नहीं। अब सवाल यह है कि ये फिर खत्म कैसे होगा? अब देखिए कि सर्दियां आ रही हैं, बर्फें पड़ेंगी, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए और भी मुश्किलात हो जाएगी। जब गर्मी आती है तब संभव है कि अगर आपको मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो आप गर्मियों में ही, मौसम जब
अनुकूल हो सब आप कर सकते हैं। सवाल ये भी एक और खड़ा होता है कि थोड़े दिन पहले आपकी सरकार ने कहा कि साहब मनमोहन सिंह ओबामा को मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अटैक इसलिए नहीं किया 71 के बाद क्योंकि हम मुस्लिम पॉपुलेशन को अपीस करना चाहते थे, जो कि एक नुक्ता उन्होंने उठाया और उसका भरपूर ब्रॉडकास्ट किया। ओबामा साहब ने उसी किताब में ये भी लिखा है कि मनमोहन सिंह वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब जो कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके बदले में ये कुछ कहा जाता है, वो उसको हटा के आप एक लाइन को उभार के दिखाए दें तो गलत बात है। अब उस पे तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को उस वक्त कांग्रेस को आप कह रहे थे कि साहब आप मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए अटैक नहीं किया। अब आपके इतने आदमी मार दिए जम्मू में और कश्मीर में, आपको अब अटैक करने में क्या दिक्कत है भाई? जब अटैक होता है ये खाली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नहीं होता है। तीनों कमांडर्स बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर साहब हैं वो बैठते हैं, और जो विशेषज्ञ हैं मिलिट्री अफेयर्स के वो भी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब अटैक किया जाए। अब जैसे 71 वॉर में बांग्लादेश ऑपरेशन बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जनरल मानिक शाह ने उस वक्त इंदिरा गांधी को मना कर दिया था कि अभी टाइम ठीक नहीं है, हम नहीं अटैक कर सकते। तो ये ताकत जो है कमांडर साहब के पास होती है। तो ये जो 370 की जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमने रेपरकशंस क्या होंगे 370 हटाने के बाद उस पर हमने तवज्जो दी होती तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है 370 की, क्योंकि देखिए अभी इसे निरस्त हुए अभी 2 साल ही बीते हैं। 2019 में इसे निरस्त किया गया था और अभी हालांकि 2 साल का वक्त बहुत कम है, लेकिन इन बिटवीन हमने अब हाल ही की इन घटनाओं का जिक्र लगातार किया है, जिसके बाद से चिंता एक बार फिर से भविष्य की सताने लगी है कि क्या सरकार ने इनके कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार किया होगा। निश्चित तौर पर किया होगा। एक सबसे बड़ी क्योंकि सरकार का कहीं एक मकसद ही यही था कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, वहाँ के लोगों के बीच में हमारी टूवर्ड्स जो है कहीं विश्वास हो, सेना के प्रति उनका विश्वास हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। सो ये चीज़ें अब जैसे जैसे धीरे कायम होने लगी हैं, उसके बाद से लगातार ये आतंकवादी गतिविधियां भी निरंतर अब बढ़ने लग गई हैं और अब हम ट्रेंड्स भी देख रहे हैं कि अब सिविलियंस को भी जो है निशाना बनाया जाने लगा है। एक सिर्फ डर का माहौल जो है वो क्रिएट किए जाने की कोशिश इन आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां तक आज सवाल ये उठा है कि इसका पूर्ण निदान कैसे हो, आतंकवाद के समूल नाश जो कि अभी बहुत दूर भी है, सुरक्षा खुफिया तंत्र के बहुआयामी विकास के लिए ये सब चीजें आज जरूरत है। और इन सब के लिए जरूरत है कुछ ऐसे बड़े फैसलों की जिनके जमीन पर उतरने के बाद भय और आतंकवाद के भविष्य की जो संभावना है उसको खत्म किया जा सके। सवाल ये उठता है कि आतंकवाद का समूल नाश आखिर हो क्या, कैसे हो, उपाय क्या हो। निसंदेह फिलहाल सबसे पहले कश्मीर में आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध ज्यादा कठोर कदम आज उठाने की सरकार को जरूरत है, सेना को जरूरत है, जिस पर राष्ट्र सलाहकार भी कहते हैं, पूर्व के सलाहकारों का अब मानना है, उनका यह भी मानना है कि सरकार द्वारा कश्मीरी आवाम को यह स्पष्ट संदेश देना है, ये जरूरी भी है कि वो विदेशी आतंकवादियों के साथ किसी भी स्थानीय आतंकवादी या अराजकता फैलाने वाले आपराधिक लोगों के साथ साथ उन्हें संरक्षण समर्थन देने वाले लोगों के साथ साथ भी पूरी सख्ती से निपटेगी। बाहरी भीतरी टेररिस्ट की किसी भी तरह का सहयोग या संरक्षण देने वाले अपने या पराये लोगों पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। उन्हें डायरेक्टली देश विरोधी या देशद्रोही माना जाएगा। अंततः किसी भी नागरिक को यदि आतंकवादी गतिविधियों या फिर अराजकता फैलाने वाली गतिविधियों में
संलिप्त पाया जाता है तो उसे अपने या दूसरे लोगों की जानकारी हो और उसे त्वरित सरकार को सूचना देनी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर उससे जुड़े किसी भी आतंकवादी या अराजक लोगों तक सरकार की पहुंच हुई तो वो उसे भी गुनाहगार मानकर उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ जो राज्य की शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देकर ऐसे आपराधिक लोगों की सूचना देंगे, उन्हें सरकार हर संभव सहयोग और पुरस्कार भी देगी। सरकार को इस दिशा में शायद त्वरित कुछ कठोर कानून और बनाने की आज जरूरत है, जैसा माना जा रहा है। आतंकवाद, अराजकता फैलाने वाले लोगों पर त्वरित कठोर कार्रवाई से एक तरफ जहां शांति, सुरक्षा, विकास पसंद जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा, वहीं आतंकवाद, अपराध से जुड़े लोगों में भय भी व्याप्त होगा। आतंकवाद, अराजकता फैलाने वाले लोगों को पूरी तरह तबाह करने की कठोर नीति के साथ कश्मीर में जरूरत है एक बड़ा खुफिया तंत्र विकसित करने की। हर गांव, हर शहर, शहर के मोहल्ले तक में सरकार को एक पेशेवर खुफिया तंत्र का अभिनव सफल प्रयोग, कम से कम एक दशक के लिए थानों की संख्या में बड़ा इजाफा कर हर थाने में एक सरकारी, गुप्त रूप से प्राइवेट सिविल जासूस की बहाली करनी होगी। खुफिया तंत्र में जो जितना बेहतर काम करे उसे नाम भी उतना दिया जाए तो कुछ बड़े सकारात्मक परिणाम शायद आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। इसी नोट के साथ इजाजत लेंगे। आज के स्ट्रीट टॉक में इतना ही। नमस्कार।